दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका संजीव सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। दोस्तों इससे पूर्व की जो वीडियो थी मैंने बही खाता और लेखा शास्त्र में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, वो वीडियो मैंने बना दिया है। अगर वो ना देखा हो तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और उस वीडियो में मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं सिर्फ पहले वही तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपकी जो पेपर है उसमें वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैंने अकाउंटेंसी में बताई हैं। अब बात करते हैं ये इस वीडियो की जो बन रही है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा मौका भी है कि इन प्रश्नों को आपने अगर तैयार कर लिया है तो अब आप देख लीजिएगा कि कितने तैयार हैं। एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है बीओ में, वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के और अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने बताने का प्रयास किया है। हर क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बोर्ड का पेपर कैसे सॉल्व करें, ये एक वीडियो बनी हुई है, हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा और हमारे चैनल से आप वो जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि हम पेपर जो सॉल्व करते चले आ रहे हैं अपने तरीके से करते चले आ रहे हैं, उसमें थोड़ा हमारा तरीका भी मिला करके देखिए। अगर आपकी परसेंटेज ना 100% इंक्रीज हो तो शिकायत हमसे करिएगा, ओके। और ये जो चैनल है आपकी सेवा के लिए बना हुआ है। आपकी जो सेवा है लगातार चैनल द्वारा की जा रही है, क्योंकि जो भी समस्याएं हैं कॉमर्स की वो कॉमर्स विद संजीव सर चैनल के माध्यम से आपकी दूर की जा रही हैं। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो पे हम चलते हैं। और आज का जो वीडियो है वो बीओ के लिए बना हुआ है। बीओ का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अब यहाँ पर व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार में कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और 10-10 मार्क्स के होंगे, तो 40 मार्क के यही लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। सबके अथवा में एक क्वेश्चन लगा हुआ होगा इनके, ओके। एक पत्र जरूर लिखने के लिए आएगा और वो सरकारी पत्र ही आने की उम्मीद है इस बार, कि कोई मतलब एक टॉपिक दे दिया जाएगा उस पर आपसे पत्र लिखा लिया जाएगा। बाकी हमने यहाँ पर 7 क्वेश्चन आएंगे और हमने 7 ही रखे हैं यहाँ पर, और इन 7 में से आपको मात्र 4 सॉल्व करना। चारों क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ में इनमें से आपको मिल जाएंगे, ओके। तो ज़रूरत है इनको बहुत अच्छे से तैयार करने की। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार कर लेंगे। और जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो 5-5 नंबर के होंगे और 6 आएंगे आपके लिए 30 मार्क के ही हो गए। तो 40 मार्क का यहाँ से और 30 मार्क का ये, 40 और 30 कितने होते हैं दोस्तों, 70 मार्क हो गया। 2-2 नंबर वाले आएंगे आपके 10 क्वेश्चन 20 मार्क के, वो होंगे। वो इन्हीं में से कहीं मतलब अधिकांश क्वेश्चन निकल आएंगे। जैसे टुकड़े होंगे कि जैसे यहाँ लिखा है बीजक क्यों बनाया जाता है, इसके प्रकार लिखो, तो वहां पर बस इतना आएगा बीजक के प्रकार लिखो, ठीक है। तो वो होंगे इन्हीं में से। तो कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन अगर वो भी ऐड करते हैं तो 90 हो गए। 10 नंबर में आएंगे आपके कौन से अल्टरनेटिव बहुविकल्पी प्रश्न, उनका दोस्तों कोई पता नहीं होता है। अगर आप इतना सब कुछ तैयार करेंगे तो उन 10 में से 8-9 तो वैसे ही तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों समझते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इस बार की बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके लिए हम बड़े अच्छे से तैयार करेंगे। और इनके आंसर आपके पास में होंगे ही। अगर कहीं किसी प्रश्न का आंसर ना मिल रहा हो, किसी प्रश्न को समझ नहीं पा रहे हो, तो मैं अपने ऑफिस का एक नंबर आपको दे देता हूं, उस पर अपना नाम और एड्रेस और क्लास, ये 3 चीज़ें आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको ग्रुप में शामिल करके इनके जो भी आंसर्स हैं वो प्रोवाइड आपको करा दिए जाएंगे। दोस्तों तो मैं पहले व्हाट्सएप नंबर ही दे देता हूँ, 9719811101। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, जहाँ से आपकी हेल्प के लिए इनके सारे आंसर्स और भी जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं वो भी आपको इन्हीं ग्रुप पर इनके लिंक शेयर किए जाते रहते हैं बीच बीच में। क्योंकि ऑफलाइन वाले भी बच्चे इसी ग्रुप में हैं जुड़े हुए, और आप लोगों को अगर ज़रूरत है हमारी तो इसके थ्रू हम आपको ग्रुप में पेपरों तक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में फिर आप खुद ही नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएंगे, फिर नेक्स्ट बातें होंगी। तो यहाँ पर हम चलते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चनों को समझना है। पहला है हमारा व्यवसाय प्रबंध। ये पहला क्वेश्चन ही आपको मिल जाएगा आपके पेपर में। इंटरमीडिएट का जो पेपर आएगा उसमें पहला क्वेश्चन इस बार यही रखा हुआ होना चाहिए। क्या है कि व्यवसाय प्रबंध किसे कहते हैं दोस्तों? व्यवसाय प्रबंध 2 शब्दों से मिलकर के बना है, व्यवसाय प्लस प्रबंध। व्यवसाय किसे कहते हैं? लाभ कमाने के उद्देश्य से जो खरीदा और बेचा माल जाता है, तो उससे जो भी हमें अर्निंग होती है तो वो हमें और
ये प्रेरित करती है कि नहीं हम और खरीदें और बेचें और खरीदें और बेचें। तो जब कोई व्यक्ति खरीदने बेचने का कार्य प्रारंभ कर देता है तो वही उसका क्या कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है, ओके, या व्यापार कहलाता है। अब यहाँ पर व्यवसाय और व्यापार में थोड़ा सा अंतर है। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति खरीदे बेचे, यहाँ पर इसका अर्थ ऐसे लिखेंगे कि मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य जरूर करता है, और वो जितने भी कार्य करता है उनके पीछे उसका सीधा एक उद्देश्य होता है धन कमाना। तो धन कमाने के लिए किसी मनुष्य द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब उसका क्या कहलाते हैं, व्यवसाय कहलाते हैं। प्रबंध किसे कहते हैं, उस व्यवसाय को चलाने के लिए कौन कौन सी जरूरतें हैं उनको पूरा करना, ये क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। तो व्यवसाय प्रबंध अब इकट्ठा करके कैसे करके समझोगे कि व्यवसाय प्रबंध क्या है, यानी जीवन यापन करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कि कोई ना कोई धंधा जरूर किया जाता है। तो कोई भी धंधा करे, व्यवसाय करे, व्यापार करे, उससे संबंधित जरूरतों को एकत्रित करना जिससे उसका जो व्यवसाय है सुचारू रूप से चल सके, इसी को हम व्यवसाय प्रबंध कहते हैं। इसकी विशेषताएं आपको लिखनी होंगी, क्योंकि अगर हर चीज यहां पर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा 1 डेढ़ 2 घंटे का हो जाएगा। तो शॉर्ट में समझते चल रहे हैं। विशेषताएं भी इंपॉर्टेंट हैं इसकी। प्रबंध के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रबंध के जो कार्य हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रबंध के कार्यों को दोस्तों आप विशेष देख लेंगे। इसमें संगठन है, नियोजन है, नियंत्रण है, नेतृत्व है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रबंध के कार्यों को ज़रूर देख लेंगे। अगला है पूंजी बाजार। ये क्वेश्चन 100% लॉन्ग क्वेश्चन में तीसरे नंबर या चौथे नंबर पे होना चाहिए, क्योंकि लास्ट का है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है इसलिए मैंने सबसे ऊपर रख दिया है। पूंजी बाजार किसे कहते हैं, पहले पूंजी किसे कहते हैं, व्यापार में लगा हुआ धन दोस्तों क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। अब यहाँ पर पूंजी की बात कर रहे हैं हम। पूंजी बाजार क्या है, बाजार किसे कहते हैं, वह स्थान जहां पर किसी चीज का क्रय विक्रय होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, बाजार कहते हैं। अब पूंजी बाजार किसे कहते हैं, वह स्थान या वह बाजार जिसमें अंशों और ऋण पत्रों को खरीदा और बेचा जाता है उसे हम कहते हैं पूंजी बाजार। पूंजी बाजार में मुद्रा बाजार में अंतर क्या है, देखिए पूंजी बाजार में अंशों और ऋण पत्रों का क्रय विक्रय होता है, जबकि मुद्रा बाजार में रुपए पैसे का क्रय विक्रय होता है, यानी पैसे उधारी और नगद लेन देन किए जाते हैं। भारतीय पूंजी बाजार की विशेषताएं अब ये आप देख लीजिएगा, और ना मिले तो हम नोट्स दे देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा 2-4 बता देते हैं भारतीय पूंजी बाजार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। भारतीय पूंजी बाजार 2 भागों में बटा हुआ है, संगठित और असंगठित। यहाँ सटोरियों यानी दलालों की बहुत अधिकता है, पूंजी की कमी है। यहाँ पर जो प्रशिक्षण है उसका अभाव है, संस्था जो कंट्रोल करती है इसके लिए उनका पूर्ण नियंत्रण यहाँ पर नहीं है। तो ये सब इसकी क्या है, विशेषताएं हैं दोस्तों। और इस पर नियंत्रण में सुधार हेतु आपके क्या सुझाव हैं, आप इनको क्या सुझाव दे सकते हो, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। तो इसमें सुझाव आप दे सकते हैं कि पर्याप्त पूंजी हो, इन पर नियंत्रण हो, दलालों का जो अस्तित्व है वो थोड़ा कम कर दिया जाए, कोई संस्था ऐसी हो जो इनको पूरा रेगुलेट करे, ठीक है। ये सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, सुझाव दे सकते हैं, जिससे जो भारतीय पूंजी बाजार है बहुत अच्छा मतलब हो जाए। तीसरा है देशी एवं विदेशी व्यापार किसे कहते हैं दोस्तों, ये व्यापार है। व्यापार किसे कहते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से जब कोई वस्तु बार बार खरीदी बेची जाती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। लेकिन जब वो देश की सीमाओं के अंदर अंदर होगा तो देशी व्यापार, और देश की सीमाओं से बाहर जाना पड़ा तो वो विदेशी व्यापार। अब विदेशी व्यापार में अगर देशी व्यापार करेंगे तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, स्थानीय बाजार, राज्य बाजार, ठीक है, अंतर्राज्यीय व्यापार। स्थानीय का मतलब जैसे एक निश्चित स्थान पर, राज्य का मतलब राज्य के स्टेट के अंदर अंदर, अंतर्राज्यीय एक स्टेट से दूसरे स्टेट का व्यापार। लेकिन जब हम बात करेंगे विदेशी व्यापार की तो ये कौन सा होता है, आयात, निर्यात, पुनर्निर्यात। आयात का मतलब माल मंगाना। इतनी जल्दी में दोस्तों इसलिए बता रहा हूं, आप समझते चलिएगा क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ बेस बताया जा रहा है, इनके अगर आंसर्स आपके पास में मिल रहे हों बहुत अच्छी बात है, ना मिल रहे हों तो ये नंबर है, ठीक है। अब आप स्पीडली समझते चलिएगा। आयात का मतलब होता है दूसरे देश से माल मंगाना, निर्यात का मतलब होता है भेजना, पुनर्निर्यात का मतलब होता है कि एक देश से माल मंगाना, उसमें कुछ संशोधन करना और वो किसी अन्य देश के लिए या उसी देश के लिए फिर से भेज देना, ये कहलाता है पुनर्निर्यात। अगली चीज हम करते हैं बात नस्तीकरण की, बहुत इंपॉर्टेंट है नस्तीकरण वाला भी। ये चारों ऊपर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये 4 में से कम नहीं तो 3 तो 100% आपको मिलेंगे, ओके। नस्तीकरण की बात करते हैं। नस्तीकरण किसे कहते हैं, देखिए नस्तीकरण को अगर नत्थीकरण कर दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। नत्थीकरण का मतलब होता है कि किसी भी व्यापार में सुबह से लेकर शाम तक अनेक पत्र आते हैं तथा अनेक पत्र भेजे भी जाते हैं।
ऐसी परिस्थिति में अनेक जो पत्र हैं उनको व्यवस्थित बनाए रखने के लिए क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, उनको रखना, जिससे भविष्य में ज़रूरत पड़े तो उनको तुरंत खोजा जा सके। तो इनको सेट करने की, इनको सही से रखने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, नस्तीकरण कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं आपको हर किताब में बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। नस्तीकरण की विधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस बार ज़रूर आ रही हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। ओके, और शैनन फाइल को भी बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। कबूतर खाने वाली फाइल और शैनन फाइल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला है व्यापारिक पत्र किसे कहते हैं। ओहो, व्यापार को चलाने के लिए, व्यापार की ज़रूरतों के लिए एक व्यापारी द्वारा अन्य व्यापारी को या ग्राहकों को जो पत्र लिखा जाता है उसे हम व्यापारिक पत्र कहते हैं। और जो व्यापारिक पत्र के कितने प्रकार होते हैं, पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, एक अच्छे पत्र में कौन कौन से गुण होना चाहिए, ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो व्यापारिक पत्र, औपचारिक, अनौपचारिक और गस्ती पत्र, परिपत्र, निर्क पत्र, ये सब व्यापारिक पत्र के क्या हैं, प्रकार हैं। और इनको लिखते समय कौन कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आदर सूचक शब्द का भाषा मधुर होनी चाहिए, लिखा हुआ जो हो वो एकदम साफ हो, द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक पूरी बात पूरी होने के बाद अगली बात को मतलब लिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं एक अच्छे पत्र में। अगला है, एक अच्छे पत्र में कौन कौन से गुण होते हैं। तो भाषा सरल होती है, देखने में अच्छा होता, लिखाई अच्छी होती है, साइज पर्याप्त हो, ठीक है, कटिंग अधिक ना हो, ठीक, और मतलब पूरी भाषा समझ में आ रही हो। तो ये एक अच्छे पत्र के गुण हैं जिसको देख करके व्यक्ति बोर ना हो, ठीक है। तो यह एक मतलब अच्छे पत्र के हमारे गुण हो गए। अगला शासकीय पत्र, इन्हें हम सरकारी पत्र भी कहते हैं। शासकीय आ जाए या सरकारी आ जाए, समझ आना ये वही वाले हैं, ठीक है। ये कौन होते हैं, किसी सरकारी व्यक्ति द्वारा किसी सरकारी व्यक्ति के लिए या सरकारी व्यक्ति द्वारा किसी मतलब समस्या को लेकर के जब उच्च अधिकारियों के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम शासकीय पत्र कहते हैं। इन पत्रों में क्या होता है, औपचारिकता पूरी निभाई जाती है और इनकी जो भाषा शैली होती है वो एकदम क्लियर और स्पष्ट होती है, संक्षेप में ही लिखे हुए होते हैं ये, और इन पर विषय भी पड़ा हुआ होता है कि ये किस संबंध में है। ओके, अगला है प्रतिलिपिकरण किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है प्रतिलिपिकरण, जब एक ही कागज की वैसी एक से अधिक नकल करना, एक से अधिक प्रतियां रखना, वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, प्रतिलिपिकरण कहलाती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये किताब में समझोगे दोस्तों बहुत कठिन लगेगा, उनकी अपनी लैंग्वेज है और वहाँ पर उन्होंने अपनी तरीके से समझाया है, लेकिन यहाँ पर जो हम समझा रहे हैं ये आपकी अपनी लैंग्वेज है, तो यहाँ तो समझ में 100% आना चाहिए। तो यहाँ जो हमारे बनाए हुए नोट्स हैं वो भी आपको अच्छे लगना चाहिए क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज में है। तो ये हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उम्मीद है समझ में आ चुके होंगे कि हमें कौन कौन सा तैयार करना है, और उम्मीद है कि कुछ आपने तैयार कर भी लिए होंगे। अगर कोई कमी रह गई हो तो इनको तैयार कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आदर्श व अच्छी विधि के गुण, कौन सी विधि के, प्रतिलिपिकरण वाली विधि के गुण। तो सस्ती हो, सरल हो, प्रयोग करने में आसानी हो, व्यवसाय के अनुकूल हो, अधिक खर्चीली ना हो, समय अधिक ना लग रहा हो, ठीक है। तो जिसमें ये सारे गुण होंगे वो हमारी कौन सी होगी, आदर्श होगी। आदर्श का मतलब सब अच्छाइयाँ भरी हुई हो। और इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, और तो आपको पता है फोटोस्टेट मशीन इस समय बहुत अच्छी चल रही है, फैक्स मशीन है, ठीक है, प्लॉटर के थ्रू हम एक की बहुत सारी प्रतियां निकाल लेते हैं, कार्बन कॉपी है, और एक जो बेलनाकार यंत्र होता है जिसे हम छपाई मशीन कहते हैं, वो सब चीज़ें हैं। ये प्रतिलिपिकरण की क्या है, एक मतलब तरीके हैं, विधियां हैं, टेक्निक हैं। ये प्रश्न यही होंगे दोस्तों, बस हो सकता है कि थोड़ी सी भाषा किसी और प्रकार से आ जाए, क्योंकि अकाउंटेंसी में बिल्कुल सॉलिड मैंने क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन दिए हैं, और बैंकिंग का भी इंपॉर्टेंट हमारी चैनल पे आपको मिलेगा, वो वीडियो बनी हुई है, उसमें भी सारे सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को अगर आपने तैयार कर लिया तो समझ लीजिएगा कि आपकी जो परसेंटेज है कहीं ना कहीं इंक्रीज 100% होगी। ओके, अगली हम बात करते हैं अब शॉर्ट क्वेश्चन की। दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने 12 लिख दिए हैं, और ये टिप्पणी लिखने के लिए, टिप्पणी का मतलब है इनमें से एक आध आ जाएगा, ठीक है, टपक पड़ेगा इनमें से एक ना एक क्वेश्चन, 100% टपकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं बहुत ही सिलेक्टेड ये भी क्वेश्चंस हैं, और इनको आप लगभग में 1 पेज के आसपास लिखने का प्रयास करिएगा, और अगर 1.5 पेज में लिख देते हैं तो और अच्छी बात है, वो तो आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों कलम रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी परसेंटेज लाना है तो लिखना होगा। प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं, आपको आंसर तो लिखने ही लिखने, क्योंकि छोड़ के आते हो नंबर तो तब भी नहीं मिल रहे हैं, जब लिख करके आते हो तो कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बिक्री बढ़ाने
चलाने के कौन कौन से तरीके हैं भैया? सबसे पहला तरीका तो विज्ञापन है, अच्छा व्यवहार है, दुकान की डेकोरेशन करना है, ठीक है, खूब प्रचार प्रसार कराना है, एजेंट लगा देना है, जगह जगह पर अपने जो मतलब कर्मचारी हैं उनको सेट कर देना है, जो व्यापार में ग्राहक लोग आते हैं उनके बैठने उठने पानी की व्यवस्था, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी से अगर हैं तो ये सब चीज़ें बिक्री को क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। इनके बारे में आप लिख दीजिएगा। अगला है देसी व्यापार की विशेषताएं, सॉरी रेलवेबिलिटी क्या है? देखिए रेलवेबिलिटी क्या होती है, ये क्या ये विनिमय साध्य विलेख है? बिल्कुल है। देखो जो रेलवे की बिल्टी होती है, जब हम रेलवे द्वारा माल भेजते हैं तो क्या होता है कि पूरे माल का विवरण उसके साथ में लगा हुआ होता है, जिसको हम बीजक के नाम से भी कहते हैं, वो बिल्टी के साथ में होता है। तो उसमें कितना मतलब आपका कार्टून है, कितना माल है, क्या नहीं है, वो सब एक कागज़ पे लिखा हुआ होता है, कितना उसका रेंट है, वो सारी चीज़ें, तो वो कहलाती है क्या? बिल्टी। और जो व्यक्ति उस बिल्टी को छुड़ाने जाता है तो वो व्यक्ति अपनी पहचान लेकर के ही जाता है, तभी उसको वो जो बिल्टी है प्राप्त हो पाती है। अगला है देसी व्यापार की विशेषताएं, आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने ऊपर भी आपको बताई थी कि जब कोई व्यापार देश की सीमाओं के अंदर अंदर हो तो उस व्यापार को हम कौन सा व्यापार कहते हैं? देशी व्यापार कहते हैं। देसी व्यापार कितने प्रकार का होता है? स्थानीय व्यापार होता है जो एक निश्चित शहर तक ही सीमित होता है, ओके, जैसे बरेली का व्यापार, मुंबई का व्यापार, कोलकाता का व्यापार, मतलब एक निश्चित स्थान में। दूसरा राज्य व्यापार, राज्य का मतलब होता है स्टेट तक, जैसे उत्तर प्रदेश का व्यापार उत्तर प्रदेश तक, दिल्ली का व्यापार दिल्ली तक, हरियाणा का हरियाणा तक, पंजाब का पंजाब तक। तो इस तरह से जब तीसरा होता है हमारा अंतर्राज्यीय व्यापार है, इसमें क्या होता है? बस देश की सीमाओं के अंदर अंदर चलता है, हर स्टेट का एक दूसरे से हो जाता है, उसे हम कहते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार। अगला है हमारा प्रबंधक किसे कहते हैं? अरे वह व्यक्ति जो बिजनेस को चलाने के लिए सब चीज़ों का प्रबंध करता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रबंधक कहते हैं। मैनेजर ये काम करता नहीं है, ये दूसरे लोगों से काम कराता है। इसका काम होता है कि पूरा मैनेजमेंट देखना, जिससे जो व्यापार है वो कहीं पर भी किसी प्रकार से कमज़ोर ना पड़ने पाए, ओके। इसके गुण एवं कार्य लिखना होगी भैया। हंसमुख स्वभाव का होता है, मेहनती होता है, परिश्रमी होता है और समय पालक होता है, ठीक है, और ईमानदार होता है। ये सारी चीज़ें इसके गुण और कार्यों में लिख दीजिएगा। एक व्यापारिक कार्यालय में आने वाले, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी दोस्तों चेंज हो सकता है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है नीचे के ऊपर पहुंच जाएं, ऊपर के नीचे आ जाएं। इस क्वेश्चन की मुझे संभावना शॉर्ट में ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी लॉन्ग में भी बन रही थी कि एक व्यापारिक कार्यालय में आने वाले या जाने वाले पत्रों का लेखा कैसे किया जाता है, ओके। तो आने वाले पत्र और जाने वाले पत्रों के लिए क्या होता है कि अलग अलग इंडेक्स बना करके उनको सेट कर दिया जाता है। आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। बहुप्रतिलिपिकरण क्या है दोस्तों? एक ही कागज की एक से अधिक प्रतियां निकालना, एक से अधिक कॉपी बनाना, ये क्या कहलाता है? बहुप्रतिलिपिकरण कहलाता है। इसकी विधियां कौन कौन सी हैं ये ऊपर भी आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं प्रतिलिपिकरण लिखा होगा, ये है, ओके। प्रतिलिपिकरण की अधिकांश जो विधियां हैं वो बहुप्रतिलिपिकरण के भी काम में आती हैं। प्रतिलिपिकरण का मतलब सिर्फ एक कॉपी और बहु का मतलब एक से अधिक कॉपी। अगला है बीजक क्यों बनाया जाता है? अरे भैया जब हम किसी को माल बेच रहे हैं तो जिस व्यक्ति को माल बेच रहे हैं, जो खरीद रहा है, उसमें पूरा हिसाब किताब एक कागज़ पे लिखा हुआ हो, जिससे वो मिलान कर सके, माल को उतरवा सके, माल की मैचिंग कर सके, माल की कीमत जान सके, और पेमेंट लेने वाला ये पता लगा दे कि नहीं भाई तुम्हें इतना पेमेंट करना है। तो इसी को कहते हैं कि बीजक इसलिए बनाया जाता है। बीजक के प्रकार दो ही हैं, कच्चा बीजक, पक्का बीजक, ओके। जब माल बिक गया है तो पक्का बीजक होगा। कच्चा बीजक जब कोई व्यक्ति केवल ये मांग रहा हो कि भैया ये कितने का सामान पड़ेगा, यानी डेमो के रूप में। स्पष्ट करो प्रबंध एक पेशा है। पेशा किसे कहते हैं? जब किसी विशेष ज्ञान के आधार पर दूसरे की सेवा दी जाए उसे हम क्या कहते हैं? पेशा कहते हैं। जैसे टीचर है, वो पढ़ाता है, ज्ञान देता है, क्रय विक्रय नहीं करता है, और पढ़ाने के बदले आपसे क्या लेता है? फीस लेता है, ओके। तो जो फीस लेता है वो समझ लो पेशा है, और जहाँ क्रय विक्रय होता है समझ लो व्यापार है। व्यापार एवं पेशे में बस यही सबसे बड़ा अंतर है कि पेशा ज्ञान के आधार पर होता है और व्यापार क्रय विक्रय के आधार पर होता है, ओके। लाभ आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। स्पष्ट करो प्रबंध, हाँ ये तो हो ही गया। समय व श्रम बचाने वाले यंत्र, अरे बे छोटे छोटे यंत्र जिनके द्वारा कार्य आसानी से, सरलता से और कम श्रम द्वारा अच्छे से अच्छे किया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं समय व श्रम बचाने वाले यंत्र। दोस्तों अधिकांश कार्यालयों में आप जाते हो, आपको स्टेपलर मिलता है, कैंची होती है, ठीक है, फोटोस्टेट मशीन होती है, ठीक है, वजन नापने वाली मशीन होती है, टिकट छापने वाली मशीन होती है, सुराख करने वाली मशीन होती है, और प्रिंटर होता है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है। ये सब चीज़ें समय और श्रम बचाने वाले यंत्र में आते हैं। अगर मेरा वीडियो देखो, 25 यंत्रों का मैंने वहाँ पर वर्णन किया है, ओके।
उनको बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। अगला तेजड़िया व मंदड़िया इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तेजड़िया वह होता है जो मतलब अंशों को खरीद करके या ऋणपत्रों को खरीद करके, स्टॉक को खरीद करके ये उम्मीद लगाए बैठा है कि जैसे ही दाम बढ़ेंगे तुरंत बेच दूंगा। मंदड़िया क्या होता है? मंदड़िया वह व्यक्ति होता है जो हमेशा मंदी की आशा करता है कि जब रेट खूब डाउन हो जाएंगे तब माल खरीदूंगा और फिर बाद में उसे बेच दूंगा। ओके। पूंजी बाजार की समस्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पूंजी बाजार की कौन कौन सी समस्याएं हैं? यहाँ पर तमाम संस्थाएं काम करती हैं, दलालों की अधिकता है। ऊपर भी मैंने क्वेश्चन डाला, शॉर्ट में भी डाला, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर से काफ़ी कुछ आने वाला है। ओके। अनुक्रमणिका का अर्थ, अनुक्रमणिका को इंडेक्स कहते हैं। और इंडेक्स क्या होती है? कोई पत्र प्रलेख कहाँ पर रखा हुआ है, ये हम कैसे खोजेंगे, कैसे निकालेंगे? क्योंकि आज के समय में दोस्तों व्यापार नहीं रहे, अब व्यापार बिल्कुल मेला जैसे हो गए हैं। यानी एक बिजनेस में तमाम लोग लगातार आते जाते रहते हैं। ग्राहकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। बढ़ चुकने के कारण अब कोई कागज़ है कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए क्या होता है, पहले एक शेड्यूल बना लिया जाता है। ठीक है। तो कागज़ों को, पत्रों को, प्रलेखों को व्यवस्थित क्रम से रखने की टेक्निक को ही हम क्या कहते हैं? अनुक्रमणिका कहते हैं। उससे ये तुरंत पता चल जाता है कि कागज़ कहाँ पर है। टिप्पणी लिखो में केवल आपको क्या होता है, लगभग एक पन्ना के बारे में इनमें लिख देना। सेबी की कार्य, सेबी का पूरा नाम है सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रेगुलेट करती है पूंजी बाजार के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज के लिए। और फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। एजेंट के क्या कार्य हैं, एजेंसी वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। गस्ती पत्र व निरख पत्र, इनके बारे में आपको पता कर लेना है। और सरकारी व गैर सरकारी पत्रों में क्या अंतर है, वैज्ञानिक प्रबंध FW टेलर ने ये दिया था, तो इनके लिए आप टिप्पणी के रूप में तैयार कर लीजिए। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ओके। उम्मीद है कि इन सबको पढ़ करके तुरंत आप अपने उसके लिए तैयार कर लेंगे। और तैयार करने के साथ साथ में आप इनके नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए और कैसे करके पेपर को सॉल्व करना है ये आप हमारी एक वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अगर आपकी 100% अगर मार्किंग ना बढ़े तो आप हमसे कहिएगा। मात्र 20 मिनट की वो वीडियोज़ होगी, उसको ज़रा देख लीजिए कि बोर्ड पेपर कैसे करके सॉल्व करें। ओके। वहाँ से आपके लिए क्या होता है, कुछ 1-2 पॉइंट अगर काम के मिल गए तो समझ लीजिए आपका बहुत अच्छा कहीं ना कहीं भला हो सकता है। दोस्तों पूरी कॉमर्स के लिए हम यहाँ पर समझा रहे हैं और आप अपनी तैयारी को आप बिल्कुल शेड्यूल से बना लीजिएगा। और कॉमर्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, अदर सब्जेक्ट से कहीं पर भी ये कम नहीं है दोस्तों। बस दिक्कत यहाँ पर हो सकती है कि अगर आपको इसका बेस पता ना हो, कॉमर्स किसे कहते हैं अगर ये पता नहीं है, तब भी मैंने एक वीडियो बनाई है। क्योंकि अधिकांश मेरे पास जो बच्चे BCom में पढ़ने आते हैं, BBM पढ़ने आते हैं, हायर क्लासेस में आते हैं, उन्हें यही पता नहीं होता कि कॉमर्स है क्या, क्योंकि टीचर्स ने उन्हें बताया नहीं या उन्हें कहीं नहीं मिला। इस पे हमें नहीं जाना है, लेकिन कुल मिलाकर के उन्हें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि कॉमर्स है तो है क्या। आप सोचिए कि अगर ये एक छोटी सी बात अगर ना पता हो तो कॉमर्स पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट हो सकें, हमें एक प्रेरणा मिले। और ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बैंकिंग की वीडियो, अकाउंट्स की वीडियो देखना ना भूलें। और अगर बैंकिंग नहीं है, मैथ है तो कोई बात नहीं है, अकाउंट्स की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि तीनों में डिक्टेशन लाना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।